चलो शुरू करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना। अभी तक क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा सा बताओ फटाफट से। चैप्टर 1 शुरू किए थे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। 3-4 क्लास ऑलरेडी हो गया है। तो क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं हम अभी तक। सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे, है ना। 3 प्रकार का प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करना पड़ता है। क्या क्या 3 प्रकार का प्रॉब्लम्स था, बोलो। लिमिटेड रिसोर्सेज एक हुआ, एक और कोई बोलो। अनलिमिटेड वांट्स और तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ये 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमें इकोनॉमिक्स में फेस करना पड़ता है, इस वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स था। हर इकोनॉमी में 3 मेजर डिसीजन मेकिंग के लिए 3 बड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, क्या क्या 3 बड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करेंगे और कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम लोग डिसीजन लेते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड हम लोग यूज करेंगे या लेबर इंटेंसिव मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या था, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए बनाएंगे, मतलब हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा। ठीक है, ये तीनों डिसीजंस हम लोगों को लेना पड़ता है और इन तीनों को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बाद में पढ़े थे, बीच में और भी बहुत सारी चीज। पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस पढ़े थे, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़े थे, है ना। बताओ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, जो फैक्ट्स के बारे में बात करता है, जो रियलिटी के बारे में बात करता है, फैक्ट्स के बारे में बात करता है, उसको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव किसको बोलते हैं, जो आइडियल्स के बारे में बात करता है या फिर जो वैल्यू जजमेंट्स के बारे में बात करता है। जैसे हम लोग बात किए थे क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। क्या हुआ वो क्या चीज है, हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्या होना चाहिए था वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद हम माइक्रो मैक्रो पढ़े। क्या डिफरेंस था माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो का में हम लोग इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं या एक स्मॉल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़े थे, आखिरी टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़े थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक फर्स्ट जॉब ऑप्शन है 40,000 रुपीज, सेकेंड जॉब ऑप्शन है 50,000 रुपीज। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं एक रैशनल पर्सन हूं, रैशनल पर्सन का मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक है, जो सोच समझकर डिसीजन लेता है ना। अगर मेरा दिमागी हालत ठीक है, मैं रैशनल पर्सन हूं, तो ऑब्वियसली मैं 50,000 वाला जॉब चूज करूंगा, 40,000 वाला तो चूज नहीं करूंगा। तो अगर मैं 50 वाला चूज करता हूं तो मुझे 40 वाला छोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं 50 चूज, दोनों क्या दोनों चूज करने का ऑप्शन है, नहीं है, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। जब हम 50 वाले को चूज किए तो ऑटोमेटिकली हम लोग 40 वाले को छोड़ दिए, तो 40 वाला हमारे लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। क्लियर है बात, ठीक है, यहां तक हम पढ़े हैं, बोलो। ठीक है, देखो इस ये सिचुएशन स्पेसिफिक क्या होता है, हम हर एक चीज का मॉनेटरी कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो ऑप्शन ए है जिसमें सैलरी मिल रहा है 40,000 रुपीज, ऑप्शन बी है जिसमें सैलरी मिल रहा है 50,000 रुपीज। हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हम हर एक चीज को मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ए वाले जॉब में कोई ऐसा इंसान आता हो कि वहां पर हमको सैलरी कम में मिले तो हम जाएं, ऐसा भी हो सकता है। कि उसका कोई, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में जाना पड़ेगा। मॉनेटरी टर्म बोले ए वाला ऑप्शन घर के पास है और बी वाला ऑप्शन घर से दूर है, तो तुम कितने रुपए के लिए दूर ट्रैवल करने के लिए तैयार हो, कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा तो दूर ट्रैवल करने के लिए तैयार हो। मान लो 5,000 रुपए अगर तुम्हें एक्स्ट्रा मिलता है तो तुम दूर ट्रैवल करने के लिए तैयार है, तो हम यहाँ पर 5,000 ऐड कर देंगे वैल्यू को। अब कंपेयर करेंगे 45,000 को और 50,000 को, बात खत्म, है ना। अब 45 और 50 को कंपेयर कर लेंगे। अब भी बेटर कौन सा है, 50 बेटर है, तो दूर ट्रैवल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम हर एक चीज को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं हम क्या मानकर चल रहे हैं कि दोनों ऑप्शन सिमिलर है,
मतलब हर में वही काम करना है, उतना ही वर्किंग आवर्स है, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है, बस सैलरी अलग अलग है, एक में 40 मिल रहा है, एक में 50 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग क्या चूज करेंगे, 50 चूज करेंगे। ठीक है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का नहीं, आज और आने वाले 2 क्लासेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का पिछले किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज से अगर हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो इकोनॉमिक्स पूरा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर कोई क्लास मिस होता है तो हमें पहले पुराना क्लास करना पड़ेगा वीडियो से, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास से रेगुलर क्लास करना है, बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाता है तो वीडियो से क्लास करके आना है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 का, जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ या पीपीसी भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब बुक में तो बाद में जाएंगे, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। देखो, मान लो मेरे पास एक जमीन है, एक मैं पहले सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल लूंगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक जमीन है, 1 एकड़ जमीन है। ठीक है, 1 एकड़ ऑफ लैंड है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं फार्मर हूं, मैं कल्टीवेशन करना चाहता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राइस कल्टीवेशन कर लो। ठीक है, ऑप्शन बी है वीट का कल्टीवेशन कर लो। ठीक है, अगर मैं राइस का कल्टीवेशन करता हूं तो मैं 200 केजी कल्टीवेशन कर लूंगा, ये जमीन में मैं 200 केजी का कल्टीवेशन कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वीट का कल्टीवेशन करता हूं तो वीट का कल्टीवेशन कितना होगा, वही सेम 200 केजी होगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं एक काम किया, जमीन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, हर में 25-25 डिसमिल है, 100 डिसमिल इक्वल टू 1 एकड़ होता है, 4 पार्ट में डिवाइड किया 1 एकड़ जमीन को, मतलब 25-25 डिसमिल का 4 पार्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ, कॉम्बिनेशन ए, राइस वीट। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, सबसे पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं राइस का कल्टीवेशन करूँ ही ना और खाली वीट का कल्टीवेशन करूँ, है ये ऑप्शन, तो मैं राइस को 0 कर देता हूँ और 200 केजी वीट का कल्टीवेशन करता हूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, 200 केजी राइस और 0, चलो ये ऑप्शन भी है, मैं इसको थोड़ा नीचे में लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में लिख देता हूँ 200 केजी ये और 0 ये, और क्या ऑप्शन है इसके बीच में, 50-50 है। हम सीरियली चले, सीरियली चलेंगे तो हम ऐसा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 50 केजी इसको बढ़ा लेते हैं और इसको 150 कर लेते हैं, मतलब 1/4 में से एक हिस्सा में राइस सी। ऑडियो क्लियर है, ऑनलाइन में इक्षित, कृष्णा, मोक्ष, पीयूष, श्रद्धा, श्रद्धा और वंशिका, एक बार ऑडियो बताओ, शायद माइक का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, चलो, तो तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, 100-100। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, 150 केजी और 50 केजी, ऑप्शन नंबर ई क्या है। ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं जमीन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा है मेरे पास, कोई और ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मुझे इन कॉम्बिनेशंस में से, ये 5 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन को चूज करना पड़ेगा।
अब मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता हूं, ए बी सी डी ई, कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता हूं। हर में मेरा ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 200 केजी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब राइस का भी सेलिंग प्राइस वही 20 रुपए केजी है, 20 रुपए पर केजी, ये भी 20 रुपए पर केजी है। तो अब तो मैं कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूं। हर में ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 200 केजी, सेलिंग प्राइस भी सबका सेम है। तो क्या कोई डिफरेंस है कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन ई में? कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे पास 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। ठीक है, मैं ए भी कर सकता हूं, बी सी डी, कोई 2 कर सकता हूं मैं एक साथ? नहीं कर सकता, क्योंकि जमीन मेरे पास लिमिटेड है। 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में मैं इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। मेरे पास 5 प्रकार का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है। मैं आइदर ए प्रोड्यूस करूंगा, आइदर बी करूंगा, आइदर सी डी या ई। 5 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज मेरे पास टोटल है। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। जब हम इसको कर्व बना देंगे, इसका एक डायग्राम बना देंगे, जब हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा। अभी ये टेबल है, अभी ये टेबल के फॉर्मेट में। बचपन में सीखे हो टेबल को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना होता है। एक्स एक्सिस में एक को वीट बना लो, वाई एक्सिस में राइस बना लो, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लो और ग्राफ में कन्वर्ट कर लो। ये तो आता ही है बचपन से हमें। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं तो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्लियर है बात? टॉपिक क्या है समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, हमें ये एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो तुम्हें टॉपिक समझाने के लिए था। इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है। ठीक है, इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर में और हमें पढ़ना। ठीक है, ओवरऑल समझाने का मतलब ये है कि तुम्हें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है वो समझ में आ गया है। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। एक बार में कितना कॉमोडिटी है, 2 कॉमोडिटी है। देखो राइस और व्हीट, हम तीसरा कॉमोडिटी नहीं ले सकते। रीजन, हमारे पास 2 ही एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। अगर हम एक और प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें जेड एक्सिस बनाना पड़ेगा, फिर 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग 2 ही कॉमोडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, गिवन रिसोर्सेस से, गिवन रिसोर्सेस का मतलब ये जमीन हमें गिवन है, ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, और ये हमारे पास लिमिटेड है। अगर ये अनलिमिटेड होता तो हम 200 केजी राइस भी बना लेते, 200 केजी वीट भी बना लेते। जस्ट बिकॉज जमीन हमारे पास लिमिटेड है तो हमें चूज करना पड़ रहा है, आइदर हम वीट बनाएंगे, आइदर हम राइस का कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, तो विथ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्स हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसको इस्तेमाल करके हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। 5 ऑप्शंस यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आ जाओ डेफिनेशन में। यहां पर देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का डेफिनेशन दिया, एक बार पढ़ो तो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर refers to graphical representation of possible combination of 2 goods, 2 कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन। एक बार में हम 2 ही कॉमोडिटी बना सकते हैं। रियल लाइफ में तो हम 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। 1 एकड़ जमीन में मान लो पार्ट ए में राइस बनाए, बी में व्हीट, सी में आलू उगा दिए, डी में ओनियन कल्टीवेशन कर लिए। तो रियलिटी में हम 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने टाइम हम हमेशा 2 कॉमोडिटी ही पढ़ेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है तीसरा कॉमोडिटी और चौथा कॉमोडिटी के बारे में पढ़ना। 3D डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है पेन पेपर में, 4D डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग 2 ही कॉमोडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that can be produced with given resources and technology। given resources हमारे केस में क्या था, जमीन था, 1 acre ऑफ लैंड, 1 acre ऑफ लैंड। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, सिंपल सा एग्जांपल। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, सेम टाइप का एग्जांपल को, सेम कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, आ जाओ।
एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करना है 12th में, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। एक दिन में 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है क्लास 12th में, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे दो सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमारे पास दो सब्जेक्ट है, रियलिटी में तो 5 सब्जेक्ट है, लेकिन हम एक बार में कितना ले सकते हैं, 2 ही ले सकते हैं, इस वजह से हम 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट्स, चलो 10 आवर्स थोड़ा ज्यादा है, 5 आवर्स कर देते हैं, ठीक है, 5 आवर्स पर डे, ठीक है। सबसे पहला, अगर मैं पूरा 5 घंटा अकाउंट्स पढ़ूं और 0 आवर्स इकोनॉमिक्स पढ़ूं, मैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ूंगा, ठीक है, कितना कितना मार्क्स आएगा, मान लेते हैं ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर मैं दिन भर हर रोज 5 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, तो मेरा अकाउंट्स में 100 आएगा, इकोनॉमिक्स में 0 आएगा, ठीक है। वहीं पर 4 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इन कंपैरिजन टू अकाउंट सिंपल है थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम अकाउंट्स के साथ कंपेयर करें तो बच्चों को इकोनॉमिक्स थोड़ा सिंपल लगता है, अकाउंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मान लेते हैं 25 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और अकाउंट्स में कितना कटेगा, अकाउंट्स में मान लो 1 घंटा कम पढ़ने से हमारा 80 आएगा, ठीक है। रेशियो बदल रहा है, हम जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में लिए थे फिक्स रेशियो कि 200 केजी होगा तो दूसरा वाला 0 होगा, इधर 150 होगा तो उधर 50 होगा, इधर 100 होगा तो इधर 100 होगा, एक 50 से कम हो रहा था तो दूसरा 50 से इंक्रीज हो रहा था, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे, देखो एक 50 से बढ़ रहा है तो दूसरा 50 से कम हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा रेशियो फिक्स नहीं होता है, कभी भी रेशियो अलग अलग होता है, एक तेजी से बढ़ता है तो दूसरा स्लोली कम होता है, तो रियल लाइफ का रेशियो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं समझाने के लिए। अच्छा, और अगर हम इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते चलें तो 3:2 कर दें तो 3 घंटा इकोनॉमिक्स, 2 घंटा अकाउंट्स, मान लेते हैं अकाउंट्स में थोड़ा और मार्क्स कट जाएगा, 60 हो जाएगा, और लेकिन इकोनॉमिक्स में कितना आ जाएगा अब की बार 60 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलें तो या 60 नहीं, इतना नहीं लेते, हम एक काम करते हैं 45 ले लेते, ठीक है। अब नेक्स्ट 2:3 कर दे, इकोनॉमिक्स को 3 घंटा पढ़ेंगे, अकाउंट्स को 2 घंटा पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स में फिर मार्क कम हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में कितना आएगा बताओ, मान लेते हैं 60 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1:4 में चले जाएं तो अकाउंट्स में 20 मार्क आएगा, इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं 70 आ जाएगा, और अगर हम 0:5 कर दें तो, और मैक्सिमम इकोनॉमिक्स में कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, 75 आ जाएगा। तो अब देखो समझो, यहां पर रियल लाइफ में क्या होता है, रेशियो चेंज होता है। यहां पर अगर अकाउंट्स 20 से कम हो रहा है, हर बार कितने से कम हो रहा है, 20 से, लेकिन इकोनॉमिक्स हर बार जो इंक्रीज हो रहा है वो अलग तरीके से इंक्रीज, पहले 25 से इंक्रीज हुआ, फिर 20 से 5। बात समझे, ये जो रेशियो है, ये रेशियो अलग अलग होता है, हमेशा रेशियो सेम नहीं होता। हम जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल लिए थे, वहां पर रेशियो सेम था, व्हीट का और राइस का रेशियो सेम था, लेकिन रियल लाइफ में दोनों चीज का रेशियो सेम नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट्स हम जितने एफिशिएंसी से 1 घंटे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स हम उतना ही एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाएंगे, सिंपल। अगर मैं लेबर का एग्जांपल लूं, लेबर 2 काम करता है, एक काम करता है, मान लो वो प्रोडक्ट ए बनाता है और दूसरा प्रोडक्ट बी बनाता है। प्रोडक्ट ए अगर जितना अच्छे तरीके से, जितना स्पीड से वो बना पाएगा, सेम स्पीड और सेम लेवल में वो प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हर
पर्सन का अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग एफिशिएंसी होता है। प्रोडक्ट ए अगर वो ज्यादा बना पा रहा है तो प्रोडक्ट बी वो कम बना पाएगा, प्रोडक्ट बी अगर ज्यादा बना पा रहा है तो प्रोडक्ट ए वो कम बना पाएगा। यही समझाने के लिए एग्जांपल लिया गया था कि पर्सन टू पर्सन या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एफिशिएंसी हमारा डिफर करता है। इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट एमओसी का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये एक्चुअल में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो अगर तुम्हें समझाऊं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पढ़े थे हम लोग, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब हम जो ऑप्शन को सिलेक्ट किए उसके वजह से हमें जो सैक्रिफाइस करना पड़ा वो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ए से बी में जाऊं, अगर मैं ऑप्शन ए से बी में जाऊं तो मैं क्या गेन कर रहा हूं और क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूं, 25 मार्क्स इकोनॉमिक्स का गेन कर रहा हूं, 20 मार्क अकाउंट्स का सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो मेरे लिए सैक्रिफाइस क्या हो गया, 20 मार्क्स ऑफ 20 मार्क्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, 20 मार्क्स अकाउंट्स का, 20 मार्क्स मेरे लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इकोनॉमिक्स का 25 को कमाने के लिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बना, 20 मार्क्स अकाउंट्स का। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स में 25 लाने के लिए अकाउंट्स का 20 मार्क्स को सैक्रिफाइस कर दिया। बात समझ में आया? इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम है अपॉर्चुनिटी। मार्जिनल क्यों है वो बात करेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसीलिए लगा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझाया गया था पिछले क्लास में भी, यहां पर भी वही हो रहा है। हम इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए हमें अकाउंट्स का मार्क्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम आवर्स ऑफ स्टडी को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं आवर्स ऑफ स्टडी को इंक्रीज कर पाता, मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, 5 आवर्स ऑफ स्टडी। अगर मैं आवर्स ऑफ स्टडी को इंक्रीज कर पाता तो मैं 5 घंटा अकाउंट्स पढ़ता और 5 घंटा एक्स्ट्रा क्या पढ़ता, इकोनॉमिक्स पढ़ता। जस्ट बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से मुझे अकाउंट्स को सैक्रिफाइस करके इकोनॉमिक्स में गेन करना पड़ रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होता तब तो हम अकाउंट्स में भी 100 ले आते, इकोनॉमिक्स में भी 100 ले आते, 5 घंटा अकाउंट्स भी पढ़ लेते और 10 घंटा इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते। जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, इस वजह से हम दोनों काम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर पाएंगे, कोई एक काम कर पाएंगे। तो यहां पर हम 5 आवर्स पर डे में से धीरे धीरे अकाउंट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे गेन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मार्क्स लाने के लिए हमें अकाउंट्स का मार्क्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं मार्जिनल क्या होता है। यहां पर आ जाओ, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गन्स एंड बटर का, निकाल लो सबको। बुक में एक एग्जांपल दिया गन्स एंड बटर का। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है वन, मार्जिनल का मतलब होता है वन। जब हम कंपैरिजन किसी एक से करते हैं, रियल में तो अगर तुम डिक्शनरी मीनिंग में जाओगे मार्जिनल का तो वन नहीं होता है मीनिंग। यहां पर मार्जिनल का मतलब क्या है, वन एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा को हम मार्जिनल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा आवर्स अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो मैं मार्जिनल, वो वन एक्स्ट्रा आवर्स को क्या बोलूंगा, मार्जिनल बोलूंगा। तो एक एक्स्ट्रा, वन यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा कॉमोडिटी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है वन एक्स्ट्रा। ठीक है, वन एक्स्ट्रा। तो यहां पर देखो, गन्स एंड बटर, हमें 2 ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास बहुत सारे लेबर हैं। ठीक है, अब मेरा 2 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में बटर बनता है, एक फैक्ट्री में गन बनता है। वही लेबर काम करते हैं, आइदर वो लोग गन के फैक्ट्री में जाते हैं, गन बनाते हैं, या फिर बटर वाले फैक्ट्री में जाते हैं, बटर बनाते हैं। तो मैं पहले क्या किया, सारे लेबर को गन वाले फैक्ट्री में भेज दिया। तो वो लोग दिन भर में कितना गन बनाए, 21 पीस ऑफ गन बनाए। बटर फैक्ट्री बंद था, कोई गया ही नहीं, कोई भी लेबर नहीं गया, तो बटर फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितना हुआ, 0। फिर मैं क्या किया, नेक्स्ट डे गन फैक्ट्री में से एक लेबर को निकालकर उसको कहां भेज दिया, बटर फैक्ट्री में भेज दिया। बाकी लोग गन वाले फैक्ट्री में जा रहे हैं, सिर्फ एक लेबर को कहां भेज दिया, मैं बटर फैक्ट्री में भेज दिया। तो गन वाले कितना बनाए, फिर 20 गन्स बनाए, लेकिन बटर वाला कितना बनाया, एक बटर दिन भर में बनाया। तो अगर मैं यहां पर फाइंड आउट करूं, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए, एक बटर को बनाने के लिए मुझे कितना गन सैक्रिफाइस करना पड़ा, एक बटर को बनाने के लिए मुझे एक गन सैक्रिफाइस करना पड़ा। एक और बटर को बनाने के लिए
2 गन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। सेकेंड यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए मुझे अब की बार 2 यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस करना पड़ा। तीसरा यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए अब की बार मुझे 3 यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस करना पड़ा। चौथा यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए 4 यूनिट ऑफ चौथा यूनिट ऑफ बटर को बनाने के लिए 4 यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो धीरे धीरे देख रहे हो रेशियो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे रेशियो इंक्रीज होता जा रहा है। पहले एक गन बटर को बनाने के लिए 1 गन सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, फिर एक और के लिए 2 करना पड़ा, फिर 3 करना पड़ा, फिर 4 करना पड़ा। इस तरीके से ये रेशियो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, पांचवा यूनिट को बनाने के लिए 5 और छठवा यूनिट को बनाने के लिए 6। तो जब हम इसको रेशियो वाइज लिख दें 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नीचे लिखा हुआ भी है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब रेशियो वाइज लिख देंगे। और अगर हम रेशियो वाइज नहीं लिख के सिर्फ नॉर्मली लिख दें तो उसको क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि 1:1, ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 5:1, इसका मतलब क्या है 5/1, तो इसको हम खाली 5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जब हम इसको नॉर्मली लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, दोनों सेम ही चीज है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों सेम है। बस एक छोटा सा फर्क है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को रेशियो के फॉर्मेट में लिखा जाता है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नॉर्मली लिखा जाता है। बस लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब बताओ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तो पता है, किसी एक चीज को गेन करने के लिए किसी को सैक्रिफाइस करना। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, 1 यूनिट ऑफ बटर को गेन करने के लिए हमें कितना यूनिट ऑफ गन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। 1 एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल का मतलब है 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गन को, 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर को गेन करने के लिए हमें कितना यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस करना पड़ा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के बताओ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी 2 दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सब करो, ए और बी 2 दिया गया है। अब तुम्हें क्या करना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकला बताओ, सबसे पहला वाला, पहला वाला जीरो नहीं लिखते हैं, पहला वाला को डेक्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद 5, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमें 5 यूनिट्स ऑफ बी सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो सेकेंड वाला निकल गया 5। उसके बाद 10, उसके बाद 15, 8। ये देख रहे हो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ना। तो नॉर्मली क्या होता है पीपीसी के केस में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है इंक्रीज होता है। बात समझ में आया, याद रखना है, ध्यान रखना है। एमओसी हमेशा क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है, एमओसी कांस्टेंट हो सकता है, एमओसी डिक्रीज हो सकता है, एमओसी इंक्रीज हो सकता है। तीन चीज हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, या तो कांस्टेंट रहेगा, या तो डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा। एक कांस्टेंट वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ए बी दो प्रोडक्ट है, 0 1 2 3 4, 200 150, 100 50 0। निकालो एमओसी कितना निकलेगा, 50 50 50 50, हर बार क्या निकला 50 निकला। ये कांस्टेंट का एग्जांपल है। इसी तरीके से हम डिक्रीज वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो इंक्रीज वाला बनाए हम लोग, ये इंक्रीज वाला बना, ये कांस्टेंट वाला बना, डिक्रीज वाला भी बना सकते हैं ऐसे। तो तीन पॉसिबिलिटीज है, एमओसी या तो डिक्रीज हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है, या तो कांस्टेंट रह सकता है। लेकिन पीपीसी या पीपीएफ जो हम पढ़ रहे हैं अभी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलो, इस केस में हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर है बात। अब इससे इंक्रीज होने से क्या होगा, अब वो समझते हैं। अगर पीपीसी कांस्टेंट है, अच्छा इसके काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो इससे तुम्हें फायदा मिलेगा, यहां पर लिख लेते हैं। एमओसी, अच्छा जगह है यहाँ पे, जगह है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट, तीन सिचुएशन हो सकता है, आइदर इंक्रीज हो सकता है, आइदर डिक्रीज हो सकता है, आइदर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर इंक्रीज होगा तो जो ग्राफ है हमारा कॉनकेव शेप का होगा, अगर डिक्रीज होगा कॉन्वेक्स होगा, स्ट्रेट लाइन। तीन सिचुएशन है, और तीनों के केस में क्या क्या होगा, अगर पीपीसी के केस में इंक्रीज होगा तो कॉनकेव, डिक्रीज होगा तो कॉन्वेक्स, कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन पीपीसी में हमेशा होता क्या है, हमेशा इंक्रीज ही होता है। ऑलवेज इन केस ऑफ पीपीएफ, ठीक है, लिख लो इतना। पीपीसी या पीपीएफ के केस में हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज और कांस्टेंट नॉर्मली नहीं होता। मोक्ष स्क्रीन क्लियर नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तुम्हारा, देखो स्लो होगा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। बाकी लोग भी बताओ क्या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इंक्रीज होगा तो इस केस में ग्राफ का शेप क्या आएगा, कॉनकेव। अच्छा कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, बचपन में पढ़े हो फिजिक्स में, क्लास 9th में, है ना। कॉनकेव चलो एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं, ठीक रहेगा। ये क्या है मेरे लिए, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। ये क्या है, और ये क्या है, ठीक है, सिंपल सा बात। अब ग्राफ को हम कैसे पता लगाएंगे, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या क्या है। हम हमेशा ग्राफ के केस में ओरिजिन में जाकर खड़े हो जाएंगे,
कहाँ खड़े होंगे हमेशा? हमेशा कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ का एनालिसिस करना है, जाकर ओरिजिन में खड़े हो जाना। ओरिजिन से देखो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। ओरिजिन से हमें ये ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है? कॉनकेव दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ का शेप क्या है? कॉनकेव है। क्लियर है बात? ठीक है, ओरिजिन में खड़े होना है और ग्राफ को देखना है। क्लियर है बात? ठीक है, पीपीएफ हमेशा कॉनकेव क्यों होता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई पीपीएफ इज ऑलवेज कॉनकेव शेप्ड। कॉनकेव शेप का क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? बिकॉज एमओसी क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, इस वजह से कर्व जो है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं बुक के अंदर में। डेफिनेशन तो पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अजम्पशंस, अजम्पशंस का मतलब अज्यूम करना, मान लेना। हम मानकर चलेंगे, जब भी हम पीपीएफ पढ़ रहे हैं तो हम ये कुछ एजम्पशंस है जिसको हम लोग मानकर चलेंगे। सबसे पहला एजम्पशन, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। जो रिसोर्स है वो फिक्स्ड है, जो रिसोर्सेस है वो फिक्स्ड है, बट दिस रिसोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। हम उस रिसोर्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा लेबर गन भी बना सकता है और वो बटर भी बना सकता है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कोई लेबर गन भी बनाना आता और बटर बनाना आता? ऐसा नहीं होता। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो लेबर है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें गन बनवाना है तो गन बनवा सकते हैं, हमें बटर बनवाना है तो हम बटर बनवा सकते हैं। क्लियर है बात? तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। ठीक है, जैसे हम जमीन का भी बात किए थे, एग्जांपल लिए थे, आइदर हम राइस कल्टीवेशन कर सकते हैं या वीट कर सकते हैं। ठीक है, हम मानकर चले कि जमीन उतना फर्टाइल है कि राइस का कल्टीवेशन करेंगे तब भी 200 केजी होगा, वीट का कल्टीवेशन करेंगे तब भी 200 केजी होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। राइस का कल्टीवेशन वाला जमीन का फर्टिलिटी अलग होता है, वीट का फर्टिलिटी अलग होता है। ठीक है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि दोनों इक्वल है। ठीक है, एक यूज से दूसरे यूज में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। हम दो ही कॉमोडिटी बनाना जानते हैं, हमें दो ही कॉमोडिटी बनाना है, हम तीसरा या चौथा कॉमोडिटी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे तीसरा या चौथा? क्योंकि ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है सिर्फ। ठीक है, 2D ग्राफ में दो ही एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस वजह से हम दो ही कॉमोडिटी का केस पढ़ते हैं। अगर ग्राफ में 3 एक्सिस होता, 4 एक्सिस होता तो हम 3 या 4 कॉमोडिटी भी बना पाते। जस्ट बिकॉज हम 2D डायग्राम में दो ही एक्सिस होता है इसीलिए हम दो ही कॉमोडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हम रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे और पूरा यूटिलाइज करेंगे। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस अलाउड नहीं है, हम कोई भी रिसोर्स को वेस्ट होने नहीं देंगे। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तुम कोई भी प्रोडक्शन करोगे तो क्या रिसोर्स को वेस्ट होने दोगे? नहीं दोगे। तो इसलिए रिसोर्सेस को हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, हम रिसोर्स का बिल्कुल भी वेस्टेज होने नहीं देंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे कि 1 एकड़ जमीन में से 20 डिसमिल खाली पड़ा है, हम सिर्फ 80 डिसमिल में कल्टीवेशन कर रहे हैं। हम पूरा यूटिलाइज करेंगे, हम पूरा 1 एकड़ में कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अब ये इक्वली एफिशिएंट नहीं होने का मतलब, हम जो एग्जांपल लिए, सेकंड एग्जांपल, हम गन्स एंड बटर का जो एग्जांपल लिए, हम मानकर चले लेबर अगर गन बनाएगा तो वो ज्यादा क्वांटिटी बना पाएगा, बटर बनाएगा तो कम बनाएगा। पहली बार में लेबर जब हम शिफ्ट किए तब एक बटर बनाया वो एक गन के बदले में, और जब लेबर को शिफ्ट किए तो गन ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ, बटर कम से गेन हुआ। यही तो हुआ था ना? आ जाओ ऊपर, याद नहीं है तो यहाँ आ जाओ, देखो ध्यान से। क्या तुम्हें लगता है रिसोर्स जो है वो एफिशिएंटली है, इक्वली एफिशिएंट है? इक्वली एफिशिएंट का मतलब ये जितना से सैक्रिफाइस हो रहा है ये उतना से गेन हो रहा है, तभी तो इक्वल एफिशिएंट हुआ ना। यहाँ जितना काम कर रहा है वहां भी जाकर उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है, तभी तो इक्वल एफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन इक्वल एफिशिएंट नहीं है रिसोर्सेस, यहाँ पे सैक्रिफाइस ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर गेन कम हो रहा है। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट होता तो क्या होता? तो रेशियो सेम हो जाता, और रेशियो सेम हो जाता तो एमओसी कांस्टेंट हो जाता, एमओसी कांस्टेंट हो जाता तो स्ट्रेट लाइन बन जाता। बात समझ में आया? जस्ट बिकॉज रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है इस वजह से हमें इंक्रीजिंग एमओसी देखने को मिलता है, और जब एमओसी इंक्रीज होता है तो डायग्राम क्या बनता है?
कॉनकेव शेप का बनता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, so when the resources are transferred from production of one unit to another, the productivity decreases. उस वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। लास्ट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हम मान कर चलेंगे हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी से हम गन्स और बटर बना रहे हैं हम वही टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस बदल जाता है और उससे कम लेबर में ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उससे क्या होगा? हमारा रेशियो इधर उधर हो जाएगा। तो हम मानकर चलेंगे कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे लास्ट तक हम वही टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। बीच में टेक्नोलॉजी बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। क्लियर है बात? तो 5 अजम्पशंस हम लोगों को लेकर चलना है। ठीक है। क्या क्या पढ़े आज अभी तक हम लोग? ठीक है, रिवीजन किए। उसके बाद नया क्या पढ़े आज? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज, दो कॉमोडिटीज का बहुत सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि एक प्रोड्यूसर बना सकता है विथ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। जो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको यूज करके वो जो कॉमोडिटीज का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? एमओसी के बारे में पढ़े। एमओसी क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए हम कितना सैक्रिफाइस किए। ठीक है। 1 एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना सैक्रिफाइस किए उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एमआरटी। वही सेम होता है, बस एमओसी को हम लोग रेशियो फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो बन जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है, हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन होता वही है। एमओसी को जब हम रेशियो फॉर्मेट में लिख देते हैं तो वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हम अजम्पशंस पढ़े, 5 अजम्पशंस पढ़े। क्या क्या पढ़े? 5 अजम्पशंस। रिसोर्सेस फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है और वो फिक्स्ड है। ठीक है। उसके बाद 2 ही कॉमोडिटी बनाएंगे। तीसरा, रिसोर्स को पूरा इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे। चौथा, सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। और आखिरी, टेक्नोलॉजी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? चलो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। एमओसी में 3 ग्राफ पढ़े थे हम लोग, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव कब होता है? एमओसी जब इंक्रीज होता है तब कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स कब होता है? जब एमओसी डिक्रीज होता है। और स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब कांस्टेंट होता है। क्लियर है बात? ठीक है। चलो ऑनलाइन में एक सेकेंड, हाँ ऑनलाइन वालों अटेंडेंस लेना है। इक्षित, कृष्णा, पीयूष, पीयूष, श्रद्धा, मित्तल, श्रद्धा अग्रवाल और वंशिका। ठीक है।